आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत 3.0 की आज है पहली सालगिरह। 2024 में उन्होंने इसी दिन लिया था हलफ। नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आजम 11 साल किए मुकम्मल। मरकजी वज़रा और बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला आज बताएंगे एनडीए हुकूमत की कामयाबियां। बीजेपी सदर जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस के लिए सारे आलमी लीडर फ्रांस में हुए जमा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं भारतीय वफ्द की क़यादत। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और इको सिस्टम का नुकसान एजेंडे में है सरफहरिस्त। राजधानी दिल्ली समेत शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी, अगले 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट। जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में आज शदीद बारिश की तवक्को है। झुलसा देने वाली गर्मी और हीट वेव जारी। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज मुसलसल दूसरी बार बने लाल बजरी के बादशाह। आलमी नंबर 2 यानिक सिनर को दी शिकस्त। फ्रेंच ओपन की तारीख का तवील तरीन रहा फाइनल मैच। और अब खबरें तफसील से। आज मोदी हुकूमत 3.0 की पहली सालगिरह है। साल 2024 में आज ही नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। इस तरह आज वो वजीर आजम के तौर पर 11 साल मुकम्मल कर रहे हैं। गुज़श्ता 11 सालों में पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क में तरक्की के कई नए मौक़े पैदा हुए हैं और कई तारीख़ी फैसले लिए गए हैं। मरकज में पीएम मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज बीजेपी मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। बीजेपी के कौमी सदर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकसित भारत के मुस्तकबिल के अहदाफ के साथ मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को अवाम के सामने पेश करेंगे। बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजीर आला और मरकजी वज़रा मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों से आगाह करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि 2026 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और एआईएडीएमके के मिलकर एनडीए की हुकूमत बनाएंगे। कल मदुरई में बीजेपी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने मौजूदा स्टालिन हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि वो वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में डीएमके हुकूमत के जवाल का आगाज होगा। अमित शाह ने कहा कि डीएमके हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। शाह ने स्टालिन को चैलेंज किया कि वो अवाम से किए गए वादों की तफसीलात दें। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु में 2026 में असेंबली इंतखाबात होंगे और अमित शाह के दौरे को इंतखाबी तैयारियों और पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। और मणिपुर तशद्दुद के मामलात की जांच कर रही सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई एसीबी गुवाहाटी ने इम्फाल हवाई अड्डे से आराम बाई टेंगोल एटी के रुकन कानन सिंह को गिरफ्तार किया है। मुलजिम पर 2023 में मणिपुर में होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। कानन सिंह के अहले खाना को गिरफ्तारी की इतला दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सीबीआई इन मामलात की जांच कर रही है। अमन व अमान के हसास सूरत हाल के पेश नज़र मणिपुर से तमाम मुकदमात की समाअत अब गुवाहाटी मुंतकिल कर दी गई है। गिरफ्तार मुलजिमान को पुलिस रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन के दौरे पर हैं। वजीर खारजा के इस दौरे से इन ममालिक के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस दौरे के दौरान वजीर खारजा पेरिस और मार्सेले जाएंगे, जहां वो यूरोप और फ्रांस के खारजी उमूर के वजीर जैन नवेल बैरूट के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो फ्रांस के सीनियर रहनुमाओं, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करेंगे। वजीर खारजा मार्सेले शहर में मुनक्किद होने वाले रायसीना डायलॉग के इफ्तिताही एडिशन में भी शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर खारजा यूरोपीय यूनियन
के आला नुमाइंदे और नायब सदर काजा किलास के साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत करेंगे। वो यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय पार्लियामेंट के सीनियर लीडर से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा बेल्जियम के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मैक्सिम प्रीवोट से दो तरफा मुलाकातें करेंगे और बेल्जियम के सीनियर लीडर से भी मुलाकात करेंगे। वो भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे और मुल्क के हर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश कामयाब रही है। पिछले 11 सालों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों को नल का पानी फराहम किया गया है। देखें जल जीवन मिशन पूरे भारत की तस्वीर किस तरह बदल रहा है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। और ओडिशा के नेशनल टीचर अवार्ड याफ्ता शशि शेखर शर्मा ने गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत के काम पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की क़यादत में मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है और दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में बैरूनी ममालिक में भारत की इज्जत बढ़ी है। विश्व में भारत चौथा स्थान हासिल किया है अर्थनैतिक क्षेत्र में और बाकी विदेश में भारत का नाम काफ़ी ऊंचे बढ़ा है। 2047 के एक विकसित भारतवर्ष के स्वप्न जो देखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये स्वप्न उससे पहले ही साकार होगा। भारत एक विकसित राष्ट्र में परिणत होगा। अगर ऐसे ही सुशासन सब लोगों को मिले तो भारत जो गरीब देश में लोग पहले ही जानते थे, ये निश्चित भाव में हम एक विकसित राष्ट्र में परिणत होंगे। राणा ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दर्शन राणा ने मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 11 सालों में किए गए कामों पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की क़यादत में मईशत में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। I saw many changes in this government, the way they have reformed the economic development, social welfare and revenues. We have so drastically change in the economy as well as the controls on the systems. The way economy has grown from 10th position to 4th position today, it's a miracle. No normal person can do. So the growth in GDP and the revolution in the GST and Make in India programs, Digital India programs make our country very efficient. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत के 11 साल के काम की मुल्क भर में सताइश हो रही है। दुनिया के मशहूर रेत आर्टिस्ट पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सुदर्शन पटनायक ने गुज़िश्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई अहम स्कीमें शुरू की हैं। सुदर्शन पटनायक ने कहा कि पीएम मोदी ने फनकारों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की, जिससे फनकारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल सरकार पूर्ण हो रहा है। ये सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से उनने हमारा देश को आगे लिए हैं, आज सारा विश्व देख रहा है हमारा भारत को। उनने गांव से लेके शहर तक हर कोई जगह पे उनने काम किया है। इतने अच्छे योजना लाए, उसकी वजह से जो जनरल लोग हैं उनका बहुत बेनिफिट हुआ। उनने बहुत सारी योजना लाई, जैसे मुद्रा योजना, जैसे जनरल लोग जो छोटा छोटा बिजनेस करते थे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे चीज़ उनने किया, परिवर्तन लाए। उसमें उनने, जैसे मैं एक आज एन आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हैं, कलाकार के लिए उनने विश्वकर्मा योजना बनाए और उनका जो विज़न है विकसित भारत पे, आज उनकी सोच पे पूरा भारत एकजुट हुआ है। और यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के लिए सारे आलमी लीडर फ्रांस में जमा हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और इको सिस्टम का नुकसान एजेंडे में सरफहरिस्त है।
इस दौरान अर्थ साइंसेज के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री वसाइल पर मबनी नीली मईशत के लिए भारत के अज़्म का इयादा किया है। कल मोनाको में मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरीन स्पेशल प्लानिंग को अपनाने में भारत की पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि MSP समुद्री वसाइल को पायदार तरीके से मुनज़्ज़म करने, हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ और साहिली इलाकों में माश को यकीनी बनाने के लिए साइंस पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करता है। महकमा मौसमियात ने 11 जून तक मगरबी राजस्थान में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर शुमाल मगरबी हिंद के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक शदीद गर्मी पड़ने की तवक्को है। राजस्थान में गर्मी ने तबाही मचा रखी है। रियासत के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर का दिन का दर्जा हरारत 47.4 डिग्री और फलोदी की रात 32.6 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहा। आने वाले दिनों में पारा मजीद बढ़ने का इम्कान है। रियासत के 27 शहरों का दिन का दर्जा हरारत 40 से ऊपर और 5 शहरों का रात का दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी राजस्थान के बीकानेर में 11 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बाज़ मकामात पर लू और शदीद लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही इस दौरान बीकानेर और आसपास के इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में गर्मी की लहर का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जुनूब मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली आने वाले दिनों में गर्म हवाओं से मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ मकामात पर रात को भी मौसम गर्म रहेगा। बिहार, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम गर्म रहेगा और इसी वक्त हिमाचल प्रदेश में रियासत भर में तेज़ धूप की वजह से इतवार को औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों तक गर्मी की लहर देखी गई। मैदानी इलाकों में जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं पहाड़ी मकामात शिमला और मनाली भी गर्मी की जद में रहे। ताहम हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 जून को मौसम बदलेगा और रियासत में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिनों के दौरान शुमाल मशरक़ी भारत में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। आज से 12 जून तक त्रिपुरा में कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश, बिजली और तेज़ हवाओं का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश और शुमाली अंदरूनी कर्नाटक में अलग अलग मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और महे, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ मकामात पर भी इसी तरह का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने इन मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक और तेज़ हवाओं की पेशगोई की है। अंडमान और निकोबार, जज़ायर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हल्की बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। कोंकण और गोवा में आज गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए भी ऐसी ही पेशगोई की है। और आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से हाल ही में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने अपने कर्ज की शरह सूद में कमी की है। पंजाब नेशनल बैंक उन पहले बैंकों में से एक था जिन्होंने मरकजी बैंक की तरफ से इस कटौती के फवाइद को अपने सार्फिन तक पहुंचाए, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो पर मबनी कर्ज देने की शरह को 8.85% से घटाकर 8.35% कर दिया है। यूको बैंक ने भी कर्ज की तमाम मुद्दतों के लिए अपने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी मुंतखब कर्ज की मुद्दत के लिए अपने रेपो से मुंसलिक कर्जे की शरह में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। आपको बताते चलें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मईशत में तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती का ऐलान किया था और इसे 6% से 5.5% कर दिया था।
रियासत महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल ज़दा है और इसका शुमार मुल्क के इंतहाई नाकाबिल रसाई इलाकों में होता है। लेकिन अब यहाँ तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार जिले के कटेझारी गांव में सरकारी बस सर्विस शुरू हुई है। हुकूमत के इस कदम से गांव वाले काफ़ी खुश हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटेझारी गाँव से DD न्यूज़ के नुमाइंदे सुमेश पटेल की देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक गांव कटेझारी में आजादी के बाद 26 अप्रैल 2025 को पहली बार स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पहुंची। ये खिदमत आसपास के तकरीबन 30 गांव को आपस में जोड़ती है, जिनमें चांद गांव, धनौरा, पेंड्री, मरुम गांव, धरेकेड़ा और खुद कटेझारी इसमें शामिल है। ये बस दिन में 2 बार गढ़चिरौली से कटेझारी तक चलती है। छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल ये जिला तवील अरसे से नक्सल तशद्दुद और पसमानदगी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। धनौरा तहसील का यह कबायली अक्सरियती गांव, जहां कभी सरकारी गाड़ियां भी जाने से डरती थीं, अब बस की आवाज से ये इलाका गुलजार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले सेवा नहीं थी आने जाने के लिए, अभी चालू हुई तो बहुत खुश है हम लोग। हमारे गांव में बस भेजने का तय किए उन्होंने, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के बच्चे या हम कोई किसान महिलाएं, हम बाहर जाने के लिए हमको बहुत बोले तो तकलीफ हो रही थी। गांव के शहरी अब बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि जिस बस सर्विस का वो कई दहाइयों से ख्वाब देख रहे थे वो अब पूरा हो गया है। पहले बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया है। कटेझारी पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने बताया कि पहले ये इलाका मुकम्मल तौर पर नक्सलियों के ज़ेरे असर था, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई है। यहाँ जो पुलिस स्टेशन है कटेझारी में, वहाँ से डिमांड हुई थी कि हमें एक बस चाहिए कटेझारी के लिए, तो उनकी सेवा के लिए और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए, उनकी डिमांड पर हमने सर्वे किया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 से ये बस शुरू हुई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार वहाँ उस गांव में बस जा रही है। छोटा सा गांव है, 500 के करीब वहाँ की जनसंख्या है। कभी नक्शे पर लाल जोन के नाम से पहचाना जाने वाला ये इलाका अब विकास की कहानी बन रहा है। ये सिर्फ एक बस सर्विस नहीं है, बल्कि गांव वालों की उम्मीद, जद्दोजहद और फतेह की अलामत बन गई है। ये पहल न सिर्फ नकलो हमल की सहूलत की तौसी है, बल्कि इस बात का इशारा भी है कि ये इलाका अब नक्सलिज्म के साए से निकल रहा है। एक समय था जब ये इलाका नक्शे पर सिर्फ लाल जोन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के रास्तों पर गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बदलाव, विकास की और विश्वास की है, जो अब यहाँ की हवा में खुल चुकी है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सुमेश पटेल, DD न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर। लॉस एंजलिस अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापे के बाद एहतजाज के बाइस हालात कशीदा हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बाद नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस पहुंच गई। लॉस एंजलिस डाउनटाउन पहुंचने के चंद घंटों के अंदर नेशनल गार्ड्स के मुजाहिरीन से झड़प हुई। गार्ड्स ने फेडरल कॉम्प्लेक्स के बाहर बढ़ते हुए हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। मुजाहिरीन के साथ नेशनल गार्ड्स की ये झड़प डाउनटाउन लॉस एंजलिस में मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज के सामने हुई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप इंतजामिया से लॉस एंजलिस काउंटी में फौजियों की गैर कानूनी तैनाती को मनसूख करने को कहा है और साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि ट्रंप अपने फैसलों से तनाव बढ़ा रहे हैं। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए उन खबरों पर नज़र डालते हैं जो ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जिनको जगह दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात फिक्स करने के इल्ज़ाम को मुज़हका खेज़ करार दिया है। जी हाँ, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पर जो उन्होंने तंज़ कसा था, उसे लेकर ये बयान आया है।
और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। मणिपुर में फिर तशद्दुद भड़का, इंटरनेट और मोबाइल खदमात मुअत्तल, कई अजला में कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि मैतेई तंजीम के लीडर और कुछ अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं, गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया है और पुलिस के साथ झड़प की भी खबरें आई हैं। 10 रोज़ा मणिपुर बंद का ऐलान कर दिया गया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाजरीन, ये सुर्खी भी काफ़ी अहम है। एनडीए 2026 में तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की हुकूमतों को उखाड़ फेंकेगा। जी हाँ, रियासती ज़िलाई और ब्लॉक सतह के अहदेदारों से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द 2026 में तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में भी हम ही नज़र आएंगे। और अब एक और ख़ास सुर्खी देख लेते हैं। पीवीएल के चौथे सीज़न की नीलामी में 3 खिलाड़ी सबसे महंगे फ़रोख्त हुए हैं। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि चौथे सीज़न के लिए इतवार को होने वाली नीलामी में 3 खिलाड़ी जो सबसे महंगे फ़रोख्त हुए हैं, चेन्नई बेल्ट्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी से जिरोम विनंत से, और कालकेट बहरोज़ ने मुकामी खिलाड़ी शमीमुद्दीन, और कोची से आपको यहाँ ये बताते चलें कि विनीत कुमार को सबसे महंगा खिलाड़ी बताया गया है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। ट्रंप की मस्क को इंतबाह, डेमोक्रेट्स की हिमायत संगीन नताइज का ऐलान है। जी हाँ, मस्क अब ट्रंप से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मस्क ने ट्रंप को मुजरिम जिनसी हमलावर जेफरी से जोड़ने वाली पोस्ट को भी हटा दिया है। और अब देख लेते हैं नाजरीन बुलेटिन, और बुलेटिन पे नज़र डाल लेते हैं कुछ खेल की खबरों पर। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये अल्कराज की जो जीत है इसे सभी लेकर ख़ास काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। मुसलसल दूसरी बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया है। इस टाइटल जीत के साथ ही उनके ग्रैंड स्लैम जीतने की तादाद 5 हो गई है। अल्कराज ने इतवार को खेले गए फाइनल में मैच में इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दी। अल्कराज ने सिनर को फ्रेंच ओपन की तारीखी तवील तरीन फाइनल मुकाबले में 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 और 6-7 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ये फाइनल मैच 5 घंटे 29 मिनट तक जारी रहा। अल्कराज ने 2024 के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त दी थी। बैनुल-अक़वामी यौम योगा 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाने की तरकीब देना है। आइए योगा के ज़रिए ज़िंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक बनाएं। योगा की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें प्राणायाम भी योगा का एक अहम किस्म है। शीतली प्राणायाम की बाकायदा मश्क सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आइए जानते हैं शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। प्राणायाम श्रृंखला में आज हम ऐसा प्राणायाम सीखते हैं जो इस मौसम के लिए वरदान है, शीतली प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। गर्मियों में राम बाण का कार्य करता है शीतली प्राणायाम। इसका नाम ही ये बताता है कि ये हमारे भीतर शीतलता को जनरेट करता है, ठंडक को जनरेट करता है। शीतली प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनके शरीर में पित्त बढ़ी हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है, एसिडिक, यानी वो भी पित्त से ही जुड़ी समस्या होगी, एसिड बन रहा है, हार्ट बर्न होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास थोड़े गर्म मौसम में ही किया जाना चाहिए। अगर मौसम बहुत ठंडा है तो हमें शीतली प्राणायाम का अभ्यास अवॉइड भी करना चाहिए। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम? शीतली प्राणायाम के लिए हम आसन सिद्ध करके बैठते हैं। ध्यान रहे, प्राणायाम का अभ्यास चलते फिरते नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है, ये गलत है। प्राणायाम के लिए आसन सिद्ध होना एक पहली अनिवार्यता है। जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठ जाइए, पर कमर सीधी रखिए और बैठ करके ही अभ्यास कीजिए। लेकिन अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर पद्मासन लगाकर या अर्ध पद्मासन लगाकर या चौकड़ी मार करके ही बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम के लिए हम हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आते हैं। अपनी जीभ का पाइप बनाएंगे, उस पाइप से सांस को भीतर लेना है। अपने टंग के टिप पर आप एक कूलिंग सेंसेशन को महसूस करेंगे और फिर नासिका से सांस को छोड़ देना है। एक बार हमें देखिए।
इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। कितनी बार रिपीट करना है? 5 रिपीटिशन से शुरू कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 10 तक ले जाइए। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी है। जो ठंडक का एहसास आपकी जिह्वा पर, आपकी खोपड़ी पर, आपके सीने पर आपको अनुभव होगा और पेट तक भी अनुभव हो सकता है, उस पर ध्यान टिकाएं। ये हुई शीतली प्राणायाम की बात। हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी के प्राणायाम जानने के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।